सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने शाम एक किसान जो हमारी कविता थी उसका हिंदी अनुवाद किया था, उसका स्पष्टीकरण किया था, उसको समझा था। आज हम उसके प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान ने किस रूप में दिखाया है? यह एक रूपक है। रूपक का मतलब नाटक होता है, ठीक है, नाटक, प्ले। तो इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोज कर लिखिए, ठीक है। ये व्याकरण का प्रश्न बन गया एक तरह से। उपमा एक अलंकार होता है जिसमें जो चीज़ हमारे पास प्रस्तुत है उसकी किसी दूसरी चीज़ के साथ उपमा की जाती है। प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ उपमा या समानता की जाती है, ठीक है। तो दूसरी एकरूपता है चिलम सूरज सी, यानी चिलम जो थी उसको कैसा बताया गया था? सूरज जो थी उसको चिलम के समान बताया गया था, ठीक है, जो हुक्का पीते हैं ना उसके समान। चौथी एकरूपता थी पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी कि पलाश का जो जंगल था वो लाल लाल उसमें फूल उगे हुए थे तो वो अंगीठी के समान लग रहा था। और 5वीं एकरूपता अंधकार पेड़ों का गल्ला। अंधकार जो था, पेड़ों नहीं भेड़ों का गल्ला आएगा यहाँ पे, मिसप्रिंट है। तो अंधकार को क्या बताया गया था? भेड़ों का गल्ला, यानी भेड़ों का समूह, कि मानो वहाँ काले रंग की भेड़ों की झुंड बैठी हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। ये आपको बैठ के खुद ऑब्जर्व करना है अपने घर पे। अपने घर की छत पे जाइए जब शाम होने का समय होता है और देखिए कि कब से शाम होना शुरू होती है सूरज, और वहाँ से शाम होना जब शुरू होती है तब से सूरज डूबने में कितना समय लगता है, और इस बीच आसमान में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो अपनी कल्पना के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम इसमें बता रहे हैं, आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। तो शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चलता है कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगता है। रंगत मतलब रंग, लाल रंग, जो लालिमा छा जाती है ना पूरे आसमान में, तो उसे रंगत कहते हैं। रंगत होने लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई, ठीक है। आप भी इसको ऑब्जर्व करेंगे और अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए, यानी कबूतर, तोता, कौआ, चील, मैना, हंस, ये किस तरह से बोलते हैं और उनकी बोली से क्या अंदाज़ा लग जाता है। तो कबूतर कहता है कहाँ जा रहे हो। कौआ क्या कहता है, सुनो, रात ना होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। ये आप अपने हिसाब से भी इनके कुछ उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है अब कविता से आगे के प्रश्न नंबर 1, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे, काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शाम का समय है ना, तो पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, ये सारे रंगों का प्रयोग हो सकता है। शाम के समय में क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए, यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये लोग शाम के समय में क्या करते हैं। पक्षी क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, पिताजी, माँ, बच्चे, फल वाले किसान, ये सब क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं। और खिलाड़ी खेल समाप्त करके विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं, वह जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय एकदम सीधे साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हों। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं, यानी वो लोग जो लेट तक दुकान पर रहते हैं, और जो ऑफिस वगैरह में काम करने वाले होते हैं वो टाइम से अपने घर आ जाते हैं। किसान खेतों में काम को समाप्त करके घर की ओर चल देते हैं। किसान भी जैसे ही दिन ढलने वाला होता है, सूरज ढलने वाला होता है, तो वो काम खत्म करके अपने घर चल पड़ते हैं। किसान
बच्चे जो हैं वो माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं और कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या फिर कोई अन्य खेल खेलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। यानी सुमित्रानंदन पंत जी जो एक महान कवि हुए हैं, उनकी भी संध्या को प्रकट करने वाली एक कविता है। उसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टीवी टुट टुट। ऊपर की दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। अब जो हमने कविता पढ़ी थी वो कौन सी थी? शाम एक किसान, वो सर्वेश्वर दयाल जी के द्वारा लिखी गई थी। और ऊपर जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो दूसरी कविता जो हमारे ये थे सुमित्रानंदन पंत जी, इनके द्वारा लिखी गई थी। इनमें क्या अंतर है वो लिखना है। अब सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति ने शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधि का वर्णन किया, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान में के रूप में जाड़े की शाम में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया। अनुपम यानी बहुत मनोरम, जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाम के समय बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। ठीक है। यानी कि शाम के बजाय अगर आपको सुबह कविता लिखने के लिए कहा जाए तो नीचे दी गई जो पंक्तियाँ हैं इनमें से आप कौन कौन सी पंक्तियों को कैसे कैसे जोड़ के और अपनी कविता लिखेंगे। तो पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो उत्तर इसमें जो लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं है आपको वही लिखना, आप कुछ और भी लिख सकते हैं अपने कल्पना के हिसाब से। तो सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, क्योंकि सूरज सुबह भी लाल होता है जब उगता है, और जब अस्त होता है तब भी एकदम लाल रंग का होता है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई है, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। इसको आप और बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है। अगला है, नीचे लिखित पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेखांकित शब्द जो है यानी जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। ठीक है। तो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। अब इन पंक्तियों में आपने क्या एक सिमिलरिटी है ना, सभी में सेम चीज़ है। क्या है कि सबके साथ सा या सी शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है। स्त्रीलिंग है उसके साथ सी, पुल्लिंग है उसके साथ सा शब्द जुड़ा हुआ है। तो सी या सा यानी उसका मतलब क्या होता है? उसके समान, उसके जैसा। तो सी या सा का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? इन पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही संज्ञा आदि विशेषण शब्द है। ठीक है। और ये उपमा अलंकार भी है इसमें, जहाँ ये सा सी शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था शुरू वाले प्रश्न में, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। तो इनके लिए इनका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। आंधी है उसके लिए 2 शब्द क्या हो सकते हैं? शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है। तो आप भी इस तरह से अपने कुछ शब्द बना सकते हैं। आंधी आपको पता है जोर, बहुत जोर से हवा चलती है, उसे हम आंधी कहते हैं, जो अपने साथ बहुत सी चीज़ें उड़ा भी ले जाती हैं। ठीक है। दहक, दहक का मतलब होता है जलना। जब आग जो जलती है बहुत तेज़ जलती है तो उसको हम दहक कहते हैं, दहकना। तो अंगीठी में आग दहक रही थी और सोमेश गुस्से से दहक रहा था। ठीक है। जब कोई गुस्से से आग बबूला होता है ना, तो उसे भी हम ऐसे ही बोलते हैं। और सिमटा का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, सिमटा हुआ, किसी के अंदर समाया हुआ। तो बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था और सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने भी कोई और वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के प्रश्न अभ्यास हमारे कंप्लीट हुए। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने क्लास वर्क साइड में लिखने हैं और राइटिंग आपको सुंदर रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।